25 में 2021। आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन क्या है? आप देखो हिंदी के अंदर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ये नाम तो आप अच्छी तरह सुनते हैं, खूब सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? भूमंडलीय तापन ये क्यों होता है? क्या कारण है जो आज हमारे सामने ये ग्लोबल वार्मिंग बार बार उभर के आता है ना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट? ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है? ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के बढ़ते, मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? पृथ्वी के मतलब हमारी धरती के बढ़ते हुए ताप को भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। आपके नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो क्या होता है? सामान्य रूप से धरातल का तापमान स्थिर होता है, स्थिर रहता है। अब ये कैसे होता है? सूर्य से आने वाली उसमीय विकिरण, है ना, तथा पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली उष्मा के मध्य संतुलन से बनती है। संतुलन से बनती है ना?
तो धरातल का जो तापमान होता है, हमारी इस पृथ्वी का जो तापमान होता है वो सामान्य रूप से क्या होता है, स्थिर रहता है। कारण कैसे होता है कि इधर से हमारी पृथ्वी से भी निकलने वाली जो उष्मा है या गर्मी है वो भी ऊपर चल जाती है, और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ना, धूप है, वो भी एक गर्म उष्मा होती है। तो दोनों जहां पर आपस में टकराती है तो वहां से बैलेंस या संतुलन बनता है, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का अक्सर जो तापमान है वो सम रहता है, सामान्य रहता है। लेकिन इसके परिवर्तन में होने से इसके जो सम या संतुलन की जो स्थिति थी उसमें कहीं न कहीं आनुपातिक किसी न किसी तौर पर अंतर आने की वजह से हमारे इस धरातल का जो हमेशा स्थिर रहने वाला जो तापमान था वो परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने से हमारी पृथ्वी का जो ताप था वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब बढ़ने से कई चीजें हानिकारक हमारे जीवन, दैनिक जीवन के अंदर सामने आने लगी। अब उसका कारण देखते हैं कि कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जो हमारी इस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है। अब इसमें क्या है, सूर्य से आने वाली उष्मा का 6% अंश वायुमंडल में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। तो अब इस प्रकार से क्या होगा, 27% अंश बादलों द्वारा, 27% अंश बादलों द्वारा, 2% अंश पृथ्वी की सतह, द्वारा परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सौर ऊष्मा का 35% अंश सीधे परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा का 35% अंश सीधे ही परिवर्तित हो जाता है।
65% अंश में से वायुमंडल द्वारा वायुमंडलीय की गैसों द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, 65% अंश में से, एक मिनट यहां थोड़ा देखते हैं, 65% में से 14% वायुमंडल की गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। और शेष 51% उष्मा पृथ्वी की सतह को प्राप्त होती है। सतह को प्राप्त होती है। ये ऊष्मा, यह ऊष्मा धीरे धीरे अवरक्त विकिरणों द्वारा वायुमंडल में मिल जाती है। वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक, इस तरह से हमारा जो पृथ्वी का तापमान था वो समान होता है, बिल्कुल फिक्स इनका बटा हुआ था हिसाब किताब। ये बढ़ते हुए ताप को भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से हमारी इस पृथ्वी का जो तापमान है वो सम रहता है, इस तरह रहता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है या तापमान है वो उसमें विकर्णता, तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जो गर्मी, दोनों जब आपस में टकराती है तो वहां पर एक सतह का निर्माण होता है, जिसकी वजह से आने वाली जो विकिरण होती है वो उस सतह पे या वहां पर एक लायर बन जाती है, जहां से टकराकर वो सीधे ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आ पाती।
पर आने वाली जो ऊष्मा का 6% अंश जो है वायुमंडल में 100 में से 6% तो उधर मिल जाता है, 27% बादलों द्वारा और 2% पृथ्वी की सतह द्वारा परिवर्तित हो जाता है। जो हमारी सतह बनी थी पृथ्वी की, जो क्षोभ सतह है वहां पर वो रुक जाता है। तो ऐसे करके ये टोटल 35% जो अंश है वो तो वहीं ऊपर ही रुक जाता है। शेष बचा हमारा 65%। उस 65% में से 14% जो तापमान है, सूर्य का जो ऊष्मा है, वो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्राप्त या मिलने वाली जो गैसें हैं उनके द्वारा अवशोषित हो जाती है। बचा 51%। वो 51% को झेलने के लिए और कुछ बचा ही नहीं सौर में, तो सीधा पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर सीधा 51% ऊष्मा प्राप्त होती है। ये धीरे धीरे जो ऊष्मा है वो अवरक्त विकिरणों के द्वारा वायुमंडल में मिल जाती है। मतलब अवरक्त विकिरण क्या होगी, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जैसे ये किरणें आती है तो कहीं न कहीं किसी न किसी सतह पर तो टकराएगी। यहाँ पर सतह हमारी पृथ्वी होगी या पृथ्वी है, तो यहाँ टकरा करके परावर्तित होगी, इस तरह से बनेगी, तो ये वापस ही वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। तो ये प्रोसेस एक प्राकृतिक नियम के द्वारा चलायमान है, लेकिन कुछ वर्षों से क्या देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे ये जो 51% जो भाग था वापस पृथ्वी की सतह से टकरा करके वायुमंडल में मिल जाती थी, उसके अंदर कमी आ गई। उसके अंदर कमी आ गई। वायुमंडल में टकराने का मतलब होता है कि हमारे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सी चीजें हैं, है ना, जिसकी वजह से ये संतुलन बना हुआ है। अब बहुत सी चीजों में कौन सी है पृथ्वी की जिसकी वजह से संतुलन बना हुआ है, देखते हैं उन चीजों के बारे में। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली प्राकृतिक मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन, है ना, जिनसे 51% सौर ऊर्जा या सौर का तापमान या ऊष्मा टकरा करके वायुमंडल में मिलती है। किनसे? इन प्राकृतिक संसाधनों से। इन पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों से वे टकरा करके वापस वायुमंडल में मिल जाती है। संसाधन कौन कौन से? जैसे वन के अंदर छोटे मोटे बड़े बड़े काफी पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं, देखने को ही नहीं मिलता अब जंगल। अब जंगल में हम जाते हैं तब पता लगता है कि जंगल कितना है, और वहां पर आपको गर्मी नहीं लगेगी, ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर उन उष्मीय विकिरणों को उन्होंने अवशोषित कर लिया, अर्थात पृथ्वी की सतह पर आने से रोक देती है और वे टकराकर वापस वायुमंडल में चली जाती है, भेज देते हैं। वन है। और पहाड़ है, इनके माध्यम से हमारे इस धरातल का संतुलित तापमान बना हुआ था। अब इन दोनों ही संसाधनों के अंदर कमी देखने को कुछ वर्षों से लगातार देखने को मिल रही है। जल स्रोत, अब ये जल स्रोत भी क्या होते हैं? खाली जमीन तो है ही है, और नंबर 4 रिक्त पृथ्वी, खाली जमीन। ये तो है ही है, इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं। जब ये सारी चीजें नहीं है तो यही बचेगी, और इसके ऊपर सारी विकिरण आकर के इकट्ठा हो जाएगी, परावर्तित होने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो वो पूरा का पूरा ऊष्मा या तापमान नीचे ही रहेगा, और जहां से फिर कई चीजें पैदा होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। वन क्या होते हैं आपको पता है कि यार, समझ में आ भी गया।
क्योंकि जैसे हम पेड़ पौधों के काफी झुरमुट या झुंड देखते हैं तो वहां छाया ही रहती है, धूप आती नहीं है। तो आने वाली जो ऊष्मा होती है वो पेड़ पौधों की ऊपरी सतह से टकरा करके वापस वायुमंडल में चली जाती है। पहाड़ है तो पहाड़ भी वही काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे धरातल से काफी ऊंचे उठे हुए होते हैं, तो आने वाली विकिरण इनसे टकरा करके वापस चली जाती है, तो वो ऊष्मा से हमारी पृथ्वी प्रभावित नहीं होती। जल स्रोत है तो जल स्रोत भी क्या करते हैं, पानी भरा होता है तो वहां पर धरती के बजाय पानी जल्दी गर्म होता है और वो ऊष्मा में परिवर्तित होकर के चला जाता है। रही फिर हमारी खाली जमीन, जितने खाली जमीन होगी उतना हमारे धरातल का तापमान वृद्धि करेगा। अब धीरे धीरे इनका ह्रास हो गया है, खत्म ही कर दिया है। पहाड़ है नामो निशान ही मिटते जा रहे हैं धीरे धीरे। जल स्रोत जब चक्रीय नहीं बनेगा तो जल स्रोत कहां से बनेंगे, सारे सूखे पड़े हैं, और ये कारण से हमारा भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गया। ये कारण है, ये घटक है जिसकी वजह से हमारे सौर से आने वाली जो ऊष्मा है वो वायुमंडल में परिवर्तित न होकर हमारी जमीन के ऊपर ही रुक जाती है, और जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो उससे क्या होता है वो देखते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की तात्पर्य क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो रुकेगी तो है नहीं, वो गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। फिर हमारे जो पोलर हैं, ध्रुव हैं, तो उनमें दो ध्रुव हैं, साउथ और नॉर्थ। तो नॉर्थ पोलर पूरा का पूरा बर्फ में ढका हुआ है ना, बर्फ में ढका हुआ है, वो भी प्राकृतिक के द्वारा एक संतुलन बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है वो तापमान वहां तक पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से वे पोलर पे बर्फ होती है, जिसको बड़े बड़े पहाड़ हैं बर्फ के, जिसको ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, वो गर्मी पाकर के पिघलना शुरू हो जाते हैं। और जब वो पिघल करके पिघलना शुरू होता है तो वहां से पानी आता है। वो पानी क्या होता है, हमारे एक दिमाग में तो यह है कि वो पानी बह करके आएगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे धरातल का, पृथ्वी का काफी अंश उथला है, ऊंचा है, और नीचे समुद्र जो है वहीं उनका जल स्रोत या जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा। नदी नाले हमारे पास बने ही नहीं है, क्योंकि ध्यान ही नहीं है हमारा उधर, जो कि बर्फ से पिघल करके आने वाला पानी शुष्क प्रदेशों में या क्षेत्रों में चले जाए, उनकी तो व्यवस्था हम कर ही कहां रहे हैं। ठीक है, जिसका असर क्या होगा, वो जल स्रोत किसका बढ़ेगा, जल स्तर समुद्र का बढ़ेगा। और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या होगा कि समुद्र के किनारे पर बसने वाले बड़े बड़े जो महानगर हैं वे आज प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो शहर हैं जहां पर देश विदेशों से आयात निर्यात का कार्य व्यवसायीकरण होता है, वे अक्सर समुद्र के किनारे पर ही बसे हुए हैं। किनारे का मतलब है करीब करीब 100-200 किलोमीटर दूर भी होते हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो वहां समुद्र से आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए 100-200 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, और वे उसकी जद में आ जाते हैं। जैसे कि अभी ये तोकते नाम से एक तूफान आया, तो कहां तक आया, कभी आता ही नहीं था, पहले उधर ही इसका हिस्सा आ जाता था, किधर साउथ की तरफ से आंध्रा होते हुए इधर चला जाता था, अरब सागर के अंदर ही घूमता था, वो उधर इधर आता है। आज पूरे नॉर्थ को उसने अपनी जद में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ने की वजह से वहां पर प्राकृतिक आपदाएं जो उठती है उनका दायरा भी ज्यादा और भारी होता है। तो ये कारण आज बनते चले जा रहे हैं। भूमंडलीय तापन के कारण, अब कारण देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन के कारण अब कारण कौन कौन से देखिए। पहला है
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, एक तो कारण यह है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत काफी हो गए हैं, इसको अवशोषण करने के स्रोत कम हो गए हैं और उत्सर्जित होने के स्रोत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनको अवशोषित करने के कौन से थे? वन थे, पेड़ पौधे थे, जिनकी संख्या आज खत्म हो गई है। और वृद्धि, बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने वो आज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जंगल साफ होते जा रहे हैं। ठीक, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, सड़क निर्माण कर देना है ना, परिवहन के साधनों के लिए रास्ते तैयार करते हैं, तो उनके रास्तों में आने वाले जितने भी उनकी जद में आने वाले पेड़ पौधे या जंगल होते हैं वे सब साफ हो रहे हैं। हम भूल गए हैं, हम विकास की गति में दौड़ लगा रहे हैं, ये भूल गए कि इन संसाधनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को अवशोषित करने वाली और कौन सी चीज है? क्या इंसान थोड़ी अवशोषित करेगा? अब बचा ही नहीं है इनको अवशोषित करने की कोई चीज, तो फिर इंसान ही अवशोषित करेगा, क्योंकि संख्या तो हमारी ज्यादा बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों को तो हम खत्म कर रहे हैं, जो हानिकारक चीजों को वे लेते थे, क्योंकि उनमें ही ताकत है सबसे ज्यादा, जो हानिकारक चीजों को ग्रहण कर ले। क्यों? वो विधाता के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं, इस वजह से उनमें पावर तो है ही, इस वजह से वे हानिकारक और जहरीली गैसों को वे अवशोषित कर ले हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। पर हमने उनको नामो निशान या मिटा ही दिया। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे बड़ी कौन है ताकत, हमें अवशोषित कर लेंगे। हम शोषित कर ले तो आज नजारा देख लो, कोरोना की जैसी महामारियों के अंदर हम साफ होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन है ही नहीं, तुरंत कुछ होता है ऑक्सीजन लेवल खत्म, इंसान खत्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो। और दूसरा कारण कौन सा है हमारा? मीथेन गैस की वृद्धि। मीथेन जहरीली गैस, जो कि कल कारखानों से निकलने वाली मीथेन गैस में वृद्धि, ये भी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है। अब ये मीथेन गैस कौन सी? जैसे कि कोई चीज जलाते हैं, हम कचरा जलाते हैं, कूड़ा करकट जलाते हैं, खेतों में से वो जलाते हैं, क्या कहते हैं उसको, परेली जलाते हैं, या प्राकृतिक जहरीली गैस का कोई रिसाव होता है, वो सब मीथेन गैस में आती है, तो वो भी गर्म होती है। ये सब मिलकर के हमारे तापमान के, मतलब पृथ्वी के तापमान को गर्म करने में सहायक होती है। एक तो दूसरा 51% सौर से प्राप्त हो रही है, दूसरा यहां से वृद्धि हो रही है, तो फिर अवशोषित करने के संसाधन है कौन से? इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रही है। चलो आगे फिर इसमें करते हैं।